हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिहार स्टेट परीक्षा 2023 के लिए इसके प्रीवियस ईयर का एक कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। यह पेपर सन 2020 में पूछा गया था और इसमें पूछे गए सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल 100% रियल एंड ऑथेंटिक सॉल्यूशन करवाऊंगा। सो आप भी अगर 2023 के स्टेट एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आप आज के इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप सभी लोग इसके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, यह किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों, हड़प्पा में एक धौलावीरा नामक जगह था जहां पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, जो मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड हैं उसके अनुसार से जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्हें मेलुहा कहा जाता था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स उगाए जाते थे उसका नाम है गेहूं और जौ, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था। दोस्तों, यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों के बारे में पूछी जा रही है। तो जितने भी व्यापार होते थे वे मुख्य रूप से होते थे लोथल से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, जो लोथल है ना वो आपके गुजरात के किनारे पर स्थित है और लोथल में ही दोस्तों सिंधु घाटी का एक बहुत ही बड़ा पोर्ट भी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 55 नंबर, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। दोस्तों, जो हड़प्पा कालीन नगर थे इस पर शासन करने का कार्य था व्यापारियों का अल्पतंत्र, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत की जो राज चिन्ह है उसका प्रयुक्त शब्द है सत्यमेव जयते। दोस्तों, यह जो वाक्य है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसे लिया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों सत्य की जीत होती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 नंबर, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों, यह विचारधारा प्रतिपादित किया गया था उपनिषद में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया था वह क्या था। दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार सबसे जो जघन्य अपराध था दोस्तों वो था पशु चोरी का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, वैदिक काल में किन लोगों को पनी विशेषण से अभिहित किया गया था। दोस्तों, पनी यह किसे कहा जाता था वैदिक काल में, तो यह कहा जाता था जो व्यापार को नियंत्रित करती थी। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 60 नंबर, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ है। दोस्तों, इसका उल्लेख सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण नामक एक वैदिक ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 61 नंबर, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने राजधानी को अस्थायी रूप से गिरिव्रज से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था। तो दोस्तों, यह राजधानी स्थानांतरित की गई थी किसके द्वारा, इसे किया गया था दोस्तों अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजातशत्रु, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल अजातशत्रु नहीं होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अजातशत्रु के जो बेटे हुए आगे चल करके, जिसका नाम था दोस्तों उदयन या फिर उदयभद्र,
उसने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्रा को स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, घोसीताराम विहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित था? दोस्तों यह जो जगह है यह अवस्थित है कौशाम्बी में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ था? दोस्तों मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ तो यह हुआ था दोस्तों भागवत संप्रदाय में। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध घोष। बुद्ध घोष को दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रंथ का महानतम टीकाकार कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या फिर संत कौन बने थे? दोस्तों महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु बने थे संभूति विजय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? दोस्तों अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज जो भारत में समाज है उसे विभाजित किया गया है टोटल 7 श्रेणियों में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर मेगास्थनीज के द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम इंडिका है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों 7 कौन कौन से ऐसे समाज हैं जिसमें भारतीय को विभाजित किया गया था? तो ये है दोस्तों दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? दोस्तों अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वे सारे के सारे प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है? दोस्तों यह जो कराधान है ना इसका उल्लेख किया गया है रुमिनदई शिलालेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह रुमिनदई शिलालेख है कहां पर स्थित? तो यह स्थित है दोस्तों नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा था? दोस्तों पुराण के अनुसार से जो मौर्य वंश है इसका शासन चला था टोटल 137 वर्षों तक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों जब मौर्य काल चल रहा था तो उस समय जो सिक्के होते थे वे चांदी और ताम्र के होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित किए जाते थे? दोस्तों मौर्य काल में जो राजकीय भवन होते थे इसे निर्मित किया जाता था लकड़ियों से। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों जो मौर्य की राजधानी है पाटलिपुत्रा, वहां पर भी जो घर होते थे वो लकड़ी मिट्टी के ईंटों से बनाए जाते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र कौन सा है? दोस्तों अकॉर्डिंग टू शिलालेख जो अशोक के एकमात्र पुत्र रहे हैं उसका नाम है तिवल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में जो मौर्य सम्राट अशोक थे उनकी एक दूसरी रानी थी कारुवकी, उन्हीं के पुत्र तिवाल हुए थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय या फिर राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता है? दोस्तों यह प्रभार दिया जाता है समाहर्ता को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों समाहर्ता का कार्य होता है कि पूरे राज्य के लिए राजस्व संग्रह का प्रभारी के रूप में कार्य करना। और दोस्तों यहाँ पर जो आपके राजस्व के स्रोत होते हैं ना वे हो गए अलग अलग तरह के फाइन, जो वस्तु पर कर लगाते हैं वो सड़क पर, जंगल पर, या फिर जो शाही और कीमती वस्तुएं होते हैं इन सभी पर जो लगने वाला टैक्स है वो आपका राजस्व के रूप में जमा होता है। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 74 है, अशोक का धम्म मूलतः था जो कि किसके बारे में था? तो दोस्तों अशोक का जो धम्म है वो था सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण से रिलेटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 नंबर,
प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे? दोस्तों जो ऐतिहासिक काल है प्रारंभिक में, उस समय चीनी लोग भारत को बुलाते थे किस नाम से? तो यहाँ पर दोस्तों भारत को जो चीनी है वो सेंधु नाम से बुलाते थे। आपके ऑप्शन में सेंतु लिखा गया है जो कि थोड़ा सा गलत है, इसे आप सभी लोग सुधार करके सेंधु कर लेना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। निम्नलिखित कला शैलियों में से किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप में चित्रित किए जाने का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों इसका प्रमाण आपको मिलेगा गांधार में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 77 नंबर। बौद्ध ग्रंथि मिलिंद में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? दोस्तों इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है साकल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसी साकल को आजकल हम लोग सियालकोट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? दोस्तों यहां पर युद्ध हुआ था कनिष्क और फिर पेन चाओ के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 127 से लेकर के 150 ईस्वी के बीच में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? दोस्तों जो संगम युग चल रहा था उस समय भारत के द्वारा आयातित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सोना और चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु पक्षी का व्यापक रूप से रोम में निर्यात किया जाता था? दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर निर्यात की व्यापार के रूप में, तो यह होता था आपका मयूर का जो निर्यात है वो काफी ज्यादा किया जाता था रोम जैसे देशों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दोस्तों यह है आपका राजा अशोक की स्मृति में, यानी कि यहाँ पर चंद्र की स्मृति में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध बराह मिहिर से है? दोस्तों बराह मिहिर का संबंध है योग यात्रा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों उनके द्वारा लिखित 5 प्रमुख ग्रंथ का नाम है जातक, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, लघु जातक और योग यात्रा। इसमें से एक का नाम यहाँ पर दिया गया है, बाकी के भी चारों नाम आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। निम्न में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक यहाँ पर है ऋतु संहार, मेघदूतम और कुमार संभव, जबकि 10 कुमार चरितम कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो कालिदास हैं वो उज्जैन के प्रसिद्ध गुप्त राजा विक्रमादित्य के दरबार के एक कवि थे। यहाँ पर दोस्तों बात किया जा रहा है 10 कुमार चरितम की, जो कि कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा गया है दोस्तों दंडिन के द्वारा। इनका भी नाम आप लोगों ने हिस्ट्री में काफी सुना होगा। इन्हीं के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था 10 कुमार चरितम। फिर इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था? दोस्तों उत्तर भारत का वैसा नगर जो कि रेशम उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, तो इसका नाम है दोस्तों वाराणसी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश के व्यापारियों का रेशम व्यापार पर एकाधिकार था? दोस्तों जो आपके सिल्क रूट होते थे या फिर रेशम का व्यापार, इस पर एकाधिकार था चीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। कृषि उत्पादन में राजा का अंश या फिर भाग सामान्यतः क्या कहलाता था? दोस्तों देखिए कृषि के जितने भी उत्पादन होते थे ना, उसमें से एक अंश राजा को सौंपा जाता था, और यह जो एक अंश राजा को मिलता था इसे हम कहते थे भोग। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि पौराणिक काल में जो राजा महाराजा होते थे उनका राजस्व मिलने का एक बहुत ही बड़ा साधन था कृषि। सबसे ज्यादा राजस्व उन्हें कृषि से मिलता था। इसी वजह से किसानों का जो कर है वो एक मुख्य स्रोत के रूप में माना जाता था। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो मौर्य काल होते थे वहां पर जितना भी उपज हुआ है उसका 6ठा भाग राजा को सौंप दिया जाता था भोग के रूप में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 87 नंबर।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जिनमें दूसरा स्थान किसका है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। उन वर्गों के नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो इसमें दोस्तों जो पहले नंबर पर आता है वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर यहाँ पूछा गया है ना, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा किसान, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पहले नंबर पर आता था दोस्तों दार्शनिक, दूसरे नंबर पर किसान आ जाएगा और तीसरे नंबर पर आते थे पशुपालक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 9वीं शताब्दी के मेधातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकरण था। तो दोस्तों यह टीकाकरण किस ग्रंथ का था, यह था मनुस्मृति का। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की थी। दोस्तों शंकराचार्य के द्वारा जो मठ बनाए गए हैं वो कांची में है, पुरी में है और केदारनाथ में है, जबकि काशी में इनके द्वारा किसी भी प्रकार के मठ का स्थापना नहीं किया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार के भूमि अनुदान प्रदान दिए जाते थे। दोस्तों जो शैक्षणिक प्रयोजन के लिए भूमि प्रदान दिए जाते थे ना, इन भूमि को हम कहते थे ब्रह्मदेय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह जो ब्रह्मदेय है ना, बिल्कुल शुल्क मुक्त भूमि होता था, यानी कि इस भूमि के लिए किसी भी प्रकार का कर या फिर शुल्क नहीं दिया जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या फिर संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों इसके लिए उपयोग किया जाता था गजी का। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सिकंदर लोदी था, लोदी डायनेस्टी का एक राजा, उसने भूमि को मापने के लिए 32 अंक का या फिर आप इसे कह सकते हो कि 30 इंच का एक गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी और इसी से उसके राज्यकाल में सारे भूमि को मापा जाता था। फिर है अगला क्वेश्चन 92 नंबर। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकाल ग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की थी। दोस्तों यह जो अकाल संहिता है इसे तैयार किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका कार्यकाल क्या था, इसका राजपाट तो चला था दोस्तों 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र रहा था। दोस्तों जब मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं हुई थी तो उससे पूर्व जो कश्मीर है वो रहा था दोस्तों शैव संप्रदाय का केंद्र, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य होते थे ना, इनके प्रांतों को कहा जाता था तराफ या फिर अतराफ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा संगीत वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था। बात हो रही है विजयनगर साम्राज्य की, तो दोस्तों इस साम्राज्य में जो मृदंगम होते थे ना वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध था और काफी लोकप्रिय भी था। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 96 है, वह मुस्लिम लेखक कौन था जो संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था। दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम लेखक का नाम बताना है जो कि संस्कृत का काफी विद्वान था, तो इसका नाम है दोस्तों अलबरूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। दोस्तों शुद्ध अद्वैत दर्शन इसका प्रतिपादन किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के उत्पादन में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का कितना हिस्सा होता था। दोस्तों जो भूमि का उत्पादन होता था ना, और उसमें अगर भू राजस्व की बात करें तो मराठा राज्य में इसका होता था 25%। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इस कर को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था दोस्तों चौथ कर, जो कि भूमि के ऊपर लगाया जाने वाला कर होता था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था। दोस्तों यह बताया गया था रानी लक्ष्मीबाई को। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 1857 की लड़ाई चल रही थी तो उसी समय
18 जून 1858 को मात्र 23 वर्ष की आयु में ग्वालियर में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, गांधी जी के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला समाचार पत्र लॉन्च किया गया था इसका नाम था इंडियन ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने आगे चल करके यंग इंडिया नामक एक पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन किया, नवजीवन हरिजन का प्रकाशन किया और इसके साथ साथ दोस्तों आपके हरिजन समाज पत्र का भी प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर जितने भी आपको न्यूज़पेपर देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे महात्मा गांधी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। सो गाइज ये था आपका बिहार स्टेट का 2020 में पूछा गया हिस्ट्री का टोटल 50 क्वेश्चंस। इसी तरह से मैं आपको बाकी के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, मैथमेटिक्स के भी वीडियोज लेकर आऊंगा। तो आप सभी लोग एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑन करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा। और दोस्तों अगर आपको यह प्रीवियस ईयर का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जितने भी आपके पास टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिनका भी आगे आने वाले दिनों में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम है, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।